ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग रोंगजुन और लाइट वोका से मिलने के बाद वह बाता की वर्चुअल स्पेस में आ जाता है। तभी वो बाता वहां पर अपीयर होती है और कहती है, लुओ फेंग, अब क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारी ट्रेनिंग प्रोग्रेस काफी स्लो हो गई है, इसीलिए अब टाइम है एक्सट्रीम मेथड्स का इस्तेमाल करने का। ये कहते हुए वो बाता लुओ फेंग के सामने उसके 5 सीनियर्स को ले आती है, जिनमें से 2 के साथ तो ऑलरेडी लुओ फेंग ट्रेनिंग कर चुका है, पर बाकी के 3 का उसे नहीं पता। तो अब बाता उन 5 में से एक सीनियर के बारे में लुओ फेंग को बताना शुरू करती है। हमारे मास्टर के इन 5 इमोर्टल लेवल स्लेव्स में से बोकोडो स्पिरिचुअल वेपन्स में सबसे ज्यादा स्किल्ड है। ये कहते हुए वो सीनियर बोकोडो के कंधे पर जाकर बैठ गई थी और साथ ही साथ उनके पास्ट की कुछ मेमोरीज हमें दिखाते हुए बताती है कि बोकोडो स्पिरिचुअल वेपन्स में कितना ज्यादा स्किल्ड था। वो बताती है कि ये हेल क्लैन का सबसे खौफनाक किलर है। इवन इसके दौर पर इसके नाम के वांटेड पोस्टर भी निकाले गए थे, जिस पर इसके सर पर काफी ज्यादा इनाम रखा गया था, लेकिन कोई भी इसे नहीं पकड़ पाया। और जितनी ज्यादा किलिंग्स इसने की है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लुओ फेंग हेल क्लैन का नाम सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना था। इसलिए वो कहता है, हेल क्लैन? इस पर वो बाता उसे बताती है कि यूनिवर्स के एज पर एक बहुत ही खतरनाक जगह है और उस जगह का इन्वायरमेंट यूनिवर्स का सबसे खतरनाक इन्वायरमेंट है, इसीलिए उसे हेल कहते हैं। वो बाता उसे ये सब कुछ बता रही होती है और इसी के साथ साथ हमें उस जगह के कुछ विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि सच में रियल हेल ही लग रही थी। वो बाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, वहां पर पैदा होने वाले लोगों की अपीयरेंस और फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, पर फिर भी उन सभी को हेल क्लैन से ही कहा जाता है। बोकोडो को बचपन से ही दूसरे क्लैन से नफरत है, इसीलिए उसे जो कोई भी दूसरे क्लैन का पर्सन नजर आता वो उसे मार डालता, जिसकी वजह से उसकी सभी क्लैंस के साथ दुश्मनी है। यही वजह है कि उसे हेल क्लैन का किलर कहा जाता था। और फिर एक दिन उसने हमारे मास्टर को किल करने की कोशिश की, पर वो इसमें फेल हो गया, और क्योंकि वो हमारे मास्टर को नहीं मार पाया तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे अपना स्लेव बना लिया। अब बोकोडो के बारे में लुओ फेंग को ये सब कुछ बता देने के बाद हम देखते हैं कि वो बाता बोकोडो को यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स में जिंदा करने लगती है, और वो वहां पर जिंदा होते साथ ही 1 सेकंड में समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं लगता अपने आसपास के एनवायरनमेंट और अपने बारे में जानने में, और वो वहां पर जिंदा होते साथ ही अपने सामने लुओ फेंग को देखते ही उसके ऊपर जानलेवा अटैक करते हैं। और उनके अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि लुओ फेंग को पता ही नहीं चलता कि कब उसके सीनियर बोकोडो से क्रॉस करके गुजर चुके और उनका स्पिरिचुअल वेपन लुओ फेंग का गला कट करके चला गया। फेंग का गला कटने की वजह से फेंग वहीं पर मारा जाता है वर्चुअली। सीनियर बोकोडो को इस तरह से जानलेवा अटैक करता हुआ देखकर वो बाता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इन्होंने तो जिंदा होने के बाद पलक झपकने का समय भी नहीं लगाया अपने आप को समझने में। अब लुओ फेंग दोबारा से वर्चुअल यूनिवर्स में रिवाइव होता है और जहां पर उसे गले पर कट लगा था उसे अभी भी वहां पर दर्द हो रहा था, इसीलिए उस जगह को मल रहा होता है और फिर अपने सीनियर की तरफ देखने लगता है। इसलिए वो भी कुछ कहता नहीं और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो अब बाता भी उन दोनों को सीरियस होता हुआ देखकर उनके आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करके बैटल अरीना बना देती है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें लुओ फेंग अपनी कई सारी स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सीनियर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। और हमें यहाँ पर सीनियर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है कि फेंग के इन सभी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स के उनके काफी ज्यादा करीब होने के बावजूद वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए वहां से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टोन्स को उठाते हैं, और फिर उन स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लुओ फेंग की सारी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स को डिफ्लेक्ट कर दिया था। इसीलिए लुओ फेंग की वो सारी की सारी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स पीछे जाकर टकराती हैं और सीनियर के पीछे काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी उसी दौरान सीनियर ने फेंग पर भी अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं स्टोन से अटैक कर दिया था, जिस वजह से फेंग यहाँ पर मारा जाता है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीनियर कोबोडो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि अभी भी उनका लेवल लुओ फेंग के लेवल के बराबर है, पर फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि फेंग उनके सामने नहीं टिक पा रहा। अब फेंग दोबारा से वर्चुअल यूनिवर्स में रिवाइव होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 4th फॉर्म टैलेंट विदाउट वर्क का इस्तेमाल करता है और वो अपने काफी बड़े गोल्डन स्पेयर से सीनियर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि इससे पहले उसका ये अटैक सीनियर को हिट हो पाता, सीनियर अपने एक हाथ से ही लुओ फेंग के उस गोल्डन स्पेयर को रोकते हुए उसके वेपन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करने लगते हैं, और उन्होंने 1 सेकंड में ही लुओ फेंग की गोल्डन स्पेयर टेक्निक और गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट को अपने कंट्रोल में करते हुए उसी पर अटैक कर दिया था। और उनके इस अटैक की पावर और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लुओ फेंग इसे नहीं रोक सकता था, इसीलिए वो भागकर इसे डॉज करता है। डॉज करने के बाद वो खुद को संभालते हुए बड़े गौर से सीनियर को ऑब्जर्व करने लगता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्हें अटैक क्रिएट करता हुआ देखकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, सीनियर को अपने वेपन को क्रिएट करने की मर्जिंग टेक्निक बहुत ही परफेक्ट है, मुझे लगता है कि मैं ये फील कर सकता हूँ। फेंग बड़े ही गौर से सीनियर को अपने वेपन को क्रिएट करते हुए उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसी में ही खोया होता है कि तभी इतने में सीनियर का वेपन लुओ फेंग के फोरहेड के ऊपर टच होकर उसका ब्लड निकाल देता है। और फेंग को यह बात रियलाइज भी नहीं होती
जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ भागता है और खुद को संभालते हुए अपने फोरहेड से ब्लड साफ करके वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं सीनियर अपने वेपन को वापस बुलाते हुए अपने हाथ पर रोटेट करते हुए लुओ फेंग से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपने मर्जिंग प्रोसेस को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्लो कर दिया है, क्या तुम्हें इससे कुछ जानने को मिला? इस पर लुओ फेंग कहता है, मुझे एक छोटा सा सीक्रेट दिखा, लेकिन ये रियल नहीं है। तो इस पर सीनियर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दोबारा से अपने वेपन को क्रिएट करते हुए कहते हैं, तो एक बार दोबारा से हो जाए। इसी के साथ अब लुओ फेंग दोबारा से उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उनकी ये फाइट कई 100 बार होती है। और अपने सीनियर के साथ लगातार इतनी सारी बैटल्स करने के बाद लुओ फेंग थक हार कर लेट जाता है। उसकी सांसें फूली हुई होती हैं और वो अपने मन में कहता है, मैंने सीनियर के साथ 3725 टाइम्स फाइट की और उनके वेपन मर्जिंग के सीक्रेट को बार बार देखा, लेकिन अभी भी मैं उसे नहीं समझ पाया। आखिर मैं इसका ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सब सोचते हुए लुओ फेंग को अपने मास्टर ज़ेनियान की बात याद आती है, तो वो उनके पास जाकर इस बारे में उनसे बात करता है। इस पर मास्टर ज़ेनियान उसे बताते हैं, तुम इसे नहीं समझ पा रहे, ये तो नॉर्मल है। इस पर हम देखते हैं कि फेंग काफी हैरान हो जाता है और भी लाइक, ये नॉर्मल कैसे है? मास्टरों से बताते हैं, अर्ली ए रीजन के अंदर केओस सिटी की तरह यूनिवर्स ओरिजिन लॉ नहीं है, इसीलिए सबको उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर रिलाई करना पड़ता है। ये कहते हुए वो उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर उसके सामने एक विंडो शो करते हुए उसमें उसे एक टेक्निक दिखाते हुए कहते हैं, ये लो। वहां पर हमें उस टेक्निक का नेम बताया जाता है जो कि होता है स्पेस नोट्स। फेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं, ये तुम्हारी हेल्प करेगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। तो लुओ फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर अब फेंग बोबाता के पास आ जाता है उसकी वर्चुअल स्पेस में और उसे इस बारे में बताता है, जिस पर बोबाता उसे देखते हुए कहती है, स्पेस नोट्स। वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और लुओ फेंग को बताती है, इसे 9 यूनिवर्स केओस टॉमस्टोन के क्रिएटर ने लिखा है। इसके अंदर उन्होंने तब की अंडरस्टैंडिंग लिखी हुई है जब वो केओस टॉमस्टोन को क्रिएट कर रहे थे। और तो और इसके अंदर 10,829 सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो सभी 9 पेंटिंग्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये तुम्हें उन्हें समझने में बहुत हेल्प करेगा। और फिर वो उसके सामने अलग अलग स्क्रोल्स लाते हुए कहती है, ये सारी की सारी सीक्रेट टेक्निक्स 9 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड हैं, जिनको अगर तुम बाय करना चाहो तो ये 100 बिलियन पॉइंट्स की बनेगी। ये सुनकर फेंग की सिटी बिटी गुल्लो होगी तो वो कहता है, 100 बिलियन पॉइंट्स। इस पर वो वाता से कहती है, फिक्र मत करो, कंपनी ने ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए आसानी की है, इसीलिए तुम इन्हें सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो इसीलिए हम तुम्हारे लिए इसमें से पहले 2 वॉल्यूम्स को खरीदेंगे जो सिर्फ 10,000 पॉइंट्स के हैं। ये सुनकर फेंग को भी थोड़ा रिलीफ मिलता और वह कहता है, कोइंसिडेंटली मैंने पहले जब स्काई ब्रिज के लेवल्स का ब्रेक थ्रू किया था तब मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे जो कि अभी इस वक्त 31,241 हैं। तो हम ये दोनों टेक्निक्स बाय कर सकते हैं। इसीलिए अब लुओ फेंग उन दोनों टेक्निक्स को परचेज कर लेता है जो कि सिर्फ 3 सेकंड में लुओ फेंग के पास आ गई थी। वो बाता मस्ती करते हुए उन्हें रिसीव करती है और फिर लुओ फेंग को दे देती है, जिसे जब वो ओपन करके देखता है तो वो तो उसमें खो गया था। और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक उसे देखने के बाद लुओ फेंग को समझ आ जाता है कि हाँ, इसको जरा सा एक्सपीरियंस करने के बाद ही मुझे समझ आने लग गया है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा था। और ये बातें वो बहुत ही एक्साइटेड होता हुआ कर रहा होता है, जब वो बातों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाउ मैंने इसको इतना एक्साइटेड होते हुए पहले कभी नहीं देखा। और फिर जब लुओ फेंग उसी वॉल्यूम की दूसरी टेक्निक्स को भी समझना शुरू करता है तो फिर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो बहुत 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 ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब उसे अपने वेपन के बारे में भी काफी डीप नॉलेज मिल चुकी थी और वो अपने सीनियर की टेक्निक को भी समझ जाता है कि आखिर वो उस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर रहे थे। इसीलिए वो खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं भी इसे समझ गया, बहुत खूब बहुत खूब। उसे इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर वो बाता तो काफी तरह डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले फेंग का ये रूप कभी नहीं देखा। अब इसके बाद लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता है और इन सभी टेक्निक्स को समझना शुरू कर देता है। तो वो बाता भी उसे समझते हुए देखने लगती है। व्यू चेंज होता और हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अर्ली ए रीजन में बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। यहाँ पर वो ध्यान लगाकर इन दोनों स्क्रोल्स की सभी टेक्निक्स को मास्टर कर रहा था। और अब कई दिनों के ध्यान और अंडरस्टैंडिंग के बाद लुओ फेंग अपनी आंखें खोलता है और वो बाता को आवाज लगाने लगता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि वो बाता तो अटूका के साथ चेस खेल रही थी, जिसमें अटूका बुरी तरह से हार रही होती है। पर जैसे ही फेंग की आवाज आती है तो वो बाता फटाक से फेंग के पास चली गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए अटूका गेम में चीटिंग करने लगती है और उसने चीटिंग करके ही खुद को जिता लिया था। वहीं वो बाता फेंग के पास जाकर उस पर चढ़ते हुए कहती है, क्या बात है, तुम्हें इन दोनों टेक्निक्स को समझते हुए 32 डेज हो चुके हैं, इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया? पर फिर वो मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी चल रही है? फेंग उसे बताने लगता है, बहुत अच्छी, मैंने 3219 सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है और इसी के साथ साथ मैंने 9 यूनिवर्स केओस टॉमस्टोन की सेकंड पेंटिंग के 2 यूनिक फीचर्स को भी समझ लिया है। इस पर वो बाता इतनी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि उसकी आंखें और मुंह खुले का खुला रह जाता है और कहती है, तुम इसे बस कुछ अच्छा कह रहे हो? वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि लुओ फेंग ने 32 डेज में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, ओह यस,
10 दिन पहले फैंटम जिलास ने तुम्हें चैलेंज लेटर भेजा था और साथ ही वो इसके बारे में बाकी सभी को भी इनविटेशन दे रहा है ताकि वो तुम्हारी और उसकी फाइट देखें। वो भी ये बोलते हुए कि वो अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करना चाहता है। अब क्योंकि तुम इतने समय से ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके इस लेटर का आंसर नहीं कर पाए, इसीलिए वो बाकी सभी में अफवाहें फैला रहा है कि तुम में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। इस पर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ, मुझे भी देखना है कि मैंने इन सभी टेक्निक्स को मास्टर करके कितनी इंप्रूवमेंट की है। ये बोलकर वो स्ट्रेचिंग करते हुए फैंटम जिलास की तरफ जाने लगता है। व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है बैटल अरीना का सीन, जहां पर अब लुओ फेंग और फैंटम जिलास एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बाहर मौजूद वॉरियर्स लॉबी में एक बड़ी सी स्क्रीन पर इन दोनों को आमने सामने बैटल अरीना में देखने लगते हैं इनकी फाइट को विटनेस करने के लिए। यहाँ पर लाइट वुका, लोंगजुन और रोंगजुन भी मौजूद होते हैं। लाइट वुका यहाँ पर रोंगजुन से कहती है, पता नहीं ये फैंटम जिलास क्या साबित करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अब लुओ फेंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो गया था, जो देखते हुए फैंटम जिलास कहता है, लुओ फेंग, मेरी स्पिरिचुअल पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलते साथ साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और भी कहता है, और न्यूट्रिशन कैबिन से मेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अर्ली एयर रीजन में ट्रेनिंग करके मैंने क्या अचीव किया है। इस पर फेंग भी मुस्कुराते हुए अपने वेपन को घुमाते हुए कहता है, तो फिर हो जाए, आज तो मैं भी फाइट करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। इसी के साथ ये दोनों अपना अपना आर्मर वेयर करते हुए एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। आप सभी को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी भर भर के कमेंट्स करना, क्योंकि अब ये सीरीज डे बाय डे बहुत ज्यादा मजेदार होती जा रही है।